बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर जवेरिया बतूल और ये आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मास एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज़। अच्छा, अब इस टॉपिक को ही पहले नाम को ही थोड़ा समझ लें कि ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल मैं आपको पहले भी लेक्चर में थोड़ा सा बता चुकी हूँ, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल में डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बरसों पहले ज़मीन में या समंदर में सेडिमेंट्स में दब गए हैं और उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत आसानी से पता है कि आपका जो है ये फॉसिल फ्यूल में आता है ना, क्या कहते हैं आपका कोयला, ये भी फॉसिल फ्यूल में है। प्लांट्स जब काफ़ी अरसा दब जाते हैं तो वो ऐसा कोयला बना देते हैं ज़मीन में दब के। इसके अलावा आपका पेट्रोल जो है, ये सेडिमेंट्स में जो एनिमल हैं बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ ये दब गई हैं तो ये इनसे ऑयल बनता है। इसी तरह गैस भी, जो आपकी सुई गैस है, जिसको हम तो सुई गैस कहते हैं क्योंकि सुई के इलाके में निकलती है हमारे यहाँ, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम नेचुरल गैस जो है वो कहा जाता है। तो ये सारे जो है फॉसिल फ्यूल हैं और इन पे हद से ज़्यादा इन्हिसार, ओवर रिलायंस करना, और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उन मैस एक्सटेंशन हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही हैं। तो ये आपका थोड़ा टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल है क्या, यही मैंने आपको बताया। फॉसिल फ्यूल इज़ मेड अप ऑफ डीकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल। वही प्लांट और एनिमल काफ़ी अरसे बाद पड़े रहते हैं, यानी कि अगर प्लांट्स दब जाते हैं तो कुछ अरसे बाद वो पीट बनता है, फिर लिगामेंट बनता है, ठीक है। और इसी तरह बिटुमिनस कोल बनता है। कोयल की टाइप्स हैं कोयले की, तो मुख्तलिफ तरह के ना, और एंड में एंथ्रासाइड बनता है। एंथ्रासाइड कोयल जो है वो ज़्यादा अच्छा कोयला होता है। काफ़ी अरसा यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स उस पर प्रेशर पड़ा, उससे गर्मी मिली तो वो अंदर ही यानी ज़मीन में दब के गर्मी और प्रेशर की वजह से वो कोयला बन जाता है। वैसे तो आपने देखा ना, बर्न करने से बनाते हैं कोयला, लकड़ी जलती है तो यूँ दब के भी बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, एनिमल्स भी इसी तरह, जहाँ एनिमल होगा तो वहाँ ऑयल बनेगा। वो क्रूड ऑयल होता है, फिर उसमें बहुत सारी फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसी से मिट्टी का तेल बनता है आपकी जो है, उससे बाकी तेल ऑयल बनते हैं, पेट्रोल और गैसोलीन। इसके अलावा हवाई जहाज़ में जोड़ने का हो गया। इसके अलावा बिजली के जो सारे आपके चल रहे हैं पावर हाउसेस, फर्नेस ऑयल उसमें यूज़ होता है। तो ये सारे ऑयल जो हैं क्रूड ऑयल से निकालते हैं हम, और ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं और इस पर हम हद से ज़्यादा रिलायंस करने लग गए हैं। दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन चेन्स होती हैं, छोटे साइज़ की होंगी तो वो गैस है, जैसे कि मीथेन में CH4 एक कार्बन होता है। अगर ज़रा कार्बन की चेन लंबी है तो वो लिक्विड होंगी, और काफ़ी लंबी है तो वो सॉलिड होंगे। तो इससे हम एनर्जी जला के एनर्जी भी हासिल करते हैं। और एंड में जो मटेरियल बच जाता है ना, जब हम तेल को निकाल लेते हैं क्रूड ऑयल को, तो वो आपने वो देखेगी होगी रोड पे जो हम लुक फेंकते हैं और रोड बनाते हैं, एसफाल्ट उसे कहते हैं। तो वो भी फॉसिल फ्यूल के अंदर से ही निकलता है, लेकिन उससे हम रोड बनाने का काम लेते हैं, उसे कहते हैं एसफाल्ट। तो ज़मीन के अंदर ये दब गया, कार्बन हाइड्रोजन थे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हुई, तो ये जो है इससे फिर हम जला के बहुत सारे हम अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इसकी एग्जांपल है, और ये लंबे अरसे मिलियन ऑफ ईयर्स में बनते हैं। कोल जो है वो पौधों से बनता है, और पेट्रोल जो है वो बड़े बड़े एनिमल जो सेडिमेंट्स में चले जाते हैं समंदर की तह में, और उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल आ जाता है, वो दब जाते हैं। कल को वो फिर ज़मीन के नीचे जो है वो ऑयल पैदा हो जाता है, लिक्विड, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया फॉसिल फ्यूल से इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका जो है कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि 1 से 4 तक कार्बन होंगे तो वो गैस होगा, और अगर वो उससे बड़े कार्बन चेन है तो फिर हम उससे लिक्विड ऑयल्स होंगे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल डालते हैं, ये सारे उसी में आता है। और फॉसिल्स विच आर सॉलिड जो हैं वो कोल हो गया। और सेमी सॉलिड एक एसफाल्ट यूज़ होता है, यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, एसफाल्ट AS जो है ना, मैं लिख देती हूँ नाम, अगर लिखा जाता है तो मैं आपको नाम लिख के दे देती हूँ। अच्छा, ये नाम नहीं, ये एसफाल्ट, ठीक है, एसफाल्ट ASPHALT, एसफाल्ट। तो ये जो है आपके रोड्स पे बिछाने के काम आता है, ठीक है। लुक भी इसे कहते हैं आम जबान में, काले रंग की आपने देखी होगी रोड्स बन रही होती हैं। अच्छा, अब और रिलायंस ऑफ ऑन फॉसिल फ्यूल क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई, गाड़ियाँ बन गई, बसेज हो गई, ट्रेन्स हो गई, मशीनरीज हो रही हैं, सब में आप देखें जनरेटर हैं, बिजली से चल रहे हैं। ये जो है वो कहाँ से हो रहा है, फर्नेस ऑयल से चल रहा है, सारे जो है उससे बिजली भी इनडायरेक्टली आपकी फॉसिल फ्यूल से चल रही है, फर्नेस ऑयल से, कोयले से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं।
गाड़ियाँ बसें पेट्रोल यूज़ कर रही हैं, तो ये सारा हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे भी असरअंदाज हो रहा है। द ओवर यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, उनके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। एक तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा और एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस आप कुछ भी कह सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, एक तो पहली बात कि आपका फॉसिल फ्यूल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये देखें ये हमेशा जिंदा रहेगा, वो एंड हो जाएगा, एक वक्त आएगा दुनिया में कि आपका फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगा। डिग्रेडेशन हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं इसकी वजह से, ठीक है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपको पता है ये जो आप जहाँ भी फैक्ट्रीज़ होती हैं ना पेट्रोल की, तो वहीं पे साथ ही आपके जो प्लास्टिक की मटेरियल टाइप भी साथ बन रहे होते हैं, जो बचा कुछ मटेरियल होता है उससे ये फिर बनाते हैं प्लास्टिक की चीज़ें। ये अक्सर आपको डिस्पोजेबल कप और डिस्पोजेबल जो बर्तन मिल रहे होते हैं वो भी वहीं उधर ही फैक्ट्री बनी होती है, उसी से ये प्लास्टिक मटेरियल बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली जो है आपको सिर्फ पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं प्लस हम और चीज़ें भी बना रहे हैं उससे, वो पोल्यूशन काज कर रहा है। हवा में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ती है तो आपको पता है हीट के एब्जॉर्बेंट है, तो गर्मी बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। इसके अलावा ये सल्फ़र भी कुछ अमाउंट होती है वो भी आएगी, अच्छा पेट्रोल नहीं है तो उसमें सल्फ़र भी होता है, तो वैसे साफ़ और अच्छे में तो नहीं होता, अच्छा कोयले में और इसमें ना, तो इस तरह का भी होता है। अच्छा, इसके अलावा और पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस जो हैं ये क्या होंगी, हवा में दाखिल होंगी, हवा में पानी अगर है वेपर्स के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, उससे वो ज़मीन पे आता है एसिड, तो वो एसिड रेन काज करता है, ठीक है। तो इस तरह पोल्यूशन पानी में हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपका पेट्रोल और ये चीज़ें जो हैं, ये जो है इनका फैक्ट्रीज चल रही हैं उससे आप देखें पोल्यूशन पैदा हो रही है, धुआं पैदा हो रहा है, सॉइल में आ रहे हैं तो सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा डिस्टर्बेंस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट होती है रहने की जगह, अब ये जानवरों की भी हो सकती है, इंसानों की भी। अब एक जगह इतने ज़्यादा धुआं और वो है और पोल्यूशन हो गया तो वहाँ से जानदार जो हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, और वहाँ शहर बस गया है तो वहाँ जानदार नहीं आते, वो एक साइड पे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ बसें ये भी हो गया। इसके अलावा एक नई टर्म अब आ रही है स्मोक। स्मोक क्या है कि ये धुएँ को हम कहते हैं स्मोक, के से कहते हैं स्मोक, और फॉग कहते हैं धुंध को, FOG फॉग। तो फॉग और स्मोक SMOK होता, ठीक है, SMOK, ठीक है। स्मोक हो गया और फॉग हो गया, इन दोनों को मिला के ना स्मॉग बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपने क्या बना लिया, स्मोक बना लिया। तो स्मोक जो है वो भी होता है कि आप देख रहे हैं कि स्मोक जो है वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसको दोबारा चला लेते हैं। तो आपने देखा कि स्मोक भी जो है वो बहुत पोल्यूशन कर रही है, और ख़ासतौर पे लाहौर वैली वगैरह आप जाएं तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा वहाँ पे धुआं भी है और साथ वहाँ पे धुंध भी है, जिसकी वजह से स्मोक डेवलप हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जज्ब करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि वो ना पूरी अर्थ वार्म होती जा रही है, और काफ़ी अर्से बाद हमारा जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता जा रहा है। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, हर साल आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो सैलाब आते हैं, ठीक है, सैलाब आते हैं, और वो हम इतने जल्दी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और सी लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी का जो है बढ़ता जा रहा है, तो पानी का जब लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे कंट्री जो हैं वो डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे नुकसान हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मैरिन लाइफ जो है, फ्रेश वाटर लाइफ, वो भी ख़राब हो रही है। अब देखें ये जो पोल्यूशन आ रही है तो फ़ाज़ुकात आपके ऑयल स्पिल हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो टैंकर आ रहे होते हैं, अगर एक दफ़ा गिर जाए तो वो ऊपर जो आपका समंदर है उसके ऊपर पूरी तह ऑयल की आ जाती है। उसकी डेंसिटी कम है ना, तो तेल सारा ऊपर आ जाएगा ना, तो नीचे वाले जानदारों को जो है हवा नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। अच्छा, इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, फ्रेश वाटर ख़राब हो रहा है, इतना फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, इतने धुएं बन गए हैं, इतनी गाड़ियाँ बन गई हैं, इतने पोल्यूशन इसी वजह से क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, इन्हीं मटेरियल से, इसी जो पेट्रोल है, यही जो आपका क्रूड ऑयल है, इसी से मटेरियल निकाल के आप फिर वो भी बनाते हैं, अपने जो सारा प्लास्टिक वेयर्स भी बनाते हैं, तो ये भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
अच्छा, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी ज़मीनी जो इकोसिस्टम है उसको भी ख़राब किया, यानी ना सिर्फ ये समंदरी को भी तबाह कर रहे हैं बल्कि ज़मीन के इकोसिस्टम को भी ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे धुआं है, लोगों में बीमारियाँ हो रही हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ मरती जा रही हैं। ह्यूमन की सेटलमेंट, जहाँ पे देखें ज़्यादा वो है आबादी वाले एरिया, जहाँ पे बसें ट्रक ये चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ लोग सेटलमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बीमार हो रहे हैं और उनमें जो है वो इसी फॉसिल फ्यूल की ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करके। अच्छा, फार्मर और हंटर्स की लाइफ ख़राब हो रही है, ठीक है, जो वो काश्त कर रहे थे वो अच्छी काश्त नहीं आ रही, ठीक है। इसके अलावा जानदार जो हैं वो जहाँ पकड़ते थे वो उनको नहीं मिलते उतने अच्छे। फूड चेन डिस्टर्ब होती है। अच्छा, एक एनिमल की ना फूड चेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक सबसे पहले आपका एक प्रोड्यूसर होता है, उसको एक खाने वाला होता है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, उसको एक छोटे जानदार ने खा लिया, छोटे से कीड़े ने खा लिया, उसको एक बड़ी फिश ने खा लिया या उसको किसी और ने खा लिया, तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये कीड़ा और सेकेंडरी कंज्यूमर होगी ये फ़िश, ठीक है। और ये पौधा जो है आपका ये प्रोड्यूसर होगा, पैदा करने वाला प्रोड्यूसर। अब ये इस सारे को जो एक चीज़ दूसरे को खाती है, दूसरी तीसरे को खाती है, तीसरी चौथे को खाती है, इसको हम कहते हैं कि ये है जी क्या, फूड चेन। मतलब एक सबसे पहले एक पौधे ने बनाया, समंदर में एक पौधा था, उसको एक छोटे कीड़े ने खाया, उन कीड़ों को किसने खाया, उन कीड़ों को खाया जी इसने, मछली ने, तो मछली को बड़ी मछली ने खाया, तो एक फूड चेन है। तो ये डिस्टर्ब हो जाती है जब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, एसिड रेन आ रही है, ऑयल गिर गया है, पौधा मर गया है। पौधा मरेगा तो वो कीड़े सही खाना नहीं खा सकेंगे, कीड़े सही खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, तो आप जो है कीड़े सही खाना नहीं खा रहे तो क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक जानदार, आप देखें ना पूरी चेन है, एक ने दूसरे को खाना है, दूसरे ने तीसरे को खाना, एक बीच में से मर गया तो वो सारे को उसने डिस्टर्ब कर दिया। अब बात आ गई एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ का, किसी भी जानदार का एक स्पीशीज़ का नापैद हो जाना, मादूमियत हो जाना, ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। इट इज़ टर्मिनेशन और टोटली एंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, काइंड यानी स्पीशीज़। जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ है, हम एक स्पीशीज़ हैं, गाय की एक ख़ास नस्ल है, ख़ास नस्ल जो है उसको हम कहेंगे स्पीशीज़, ठीक है। तो इस तरह नील गाय उसकी अलग है, गाय की भी तो कई किस्में हैं। अच्छा, और इन अदर वर्ड्स विद द डेथ ऑफ लास्ट इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़, यानी आखिरी जानदार भी उसका मर जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंट हो गया। एक्सटिंक्शन बेसिकली हो रही है दुनिया में, ये नहीं है कि ये नहीं हो रही, ये शुरू से हो रही है। और इस वक्त आपको ज़मीन पे जो भी नज़र आ रहे हैं ना जानदार, वो ऐसे हैं कि 95% जो थे वो पहले मौजूद थे और अब मर चुके हैं। आप देखें डायनासोर नहीं है, और तरह के जानदारों जिनकी हड्डियां में मिलती हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हुए और जल्दी से उसकी जगह नए जानदार ले लेते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट गॉट प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, जैसे डायनासोर का एग्जिस्टेंस का मिला, उनको पता चला कि पुराने ज़माने में ये जानदार थे, मुख्तलिफ जानदार थे। तो ये जियोलॉजिस्ट हैं, ये सारे लोग हैं, इनको ये सारे के सारे इनको मिला, इनके काफ़ी जो है सबूत मिल गए कि पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे जानदार थे। When a species is going to extinct, a new species replaces its role. अच्छा, अब पहले क्यों मरते हैं, वो जानदार के नया माहौल आ गया, नई जगह आ गई, नया वो आ गया, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अब डायनासोर बहुत बड़े थे, उन्हें खाना मिलना बंद हो गया, ये हो गया, खुशहाली आ गई, ठीक है, उसकी जगह नई जानदारों ने ले ली, फ़ौरन उसकी जगह नए जानदार आते हैं और वो बेहतर होते हैं, वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो नए और रीसेंट इकोसिस्टम में आना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। 98% इस वक्त तक मर चुके हैं, ठीक है, जो अब आपके 98% जो आप ज़मीन पे मौजूद हैं, अब हमारे पास 2% पुरानी स्पीशीज़ मौजूद हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ क्या है, रेट ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है, देखिए होना तो ये चाहिए ना, स्लो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, लेकिन रेट ऑफ एक्सटेंशन जो होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, 0.1 से 1% मरता है, 1000 में से 1% मर जाते हैं, 1000 में से 1 मर जाते हैं पर 1000, यानी परसेंट का मतलब होता है ना, 100 में से, 1000 में से 1 से 0.1 से 1 मर सकता है, एक सदी में वो ख़त्म हो जाता है। तो कितना रह जाएगा, 999% जो है वो रह जाएगा, ठीक है, 999 पर 1000 रह जाएंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत मैसिव एक्सटेंशन हो जाती है। मैस एक्सटेंशन का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ख़त्म हो जाना स्पीशीज़ का। मैस एक्सटेंशन का मतलब यही है, इट इज़ डिफाइंड एज अ वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा बड़ी, रैपिड और बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन, ख़त्म होना किसका, बायोडाइवर्सिटी का, ऑन अर्थ का। एक पूरी नस्ल जल्दी 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 ख़त्म हो जाए, सदियों में ना ख़त्म हो, तो सदियों में जाके देख रहे थे ना आप, 1000 में से 1 ख़त्म हो रही थी। तो इसको हम कहते हैं बायोटिक क्राइसिस, यानी कि इसका लाइफ का एक क्राइसिस आ गया। और ये बड़ी शार्प चेंज होती है डाइवर्सिटी में,
और अबंडेंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें होता क्या, बड़ी शार्प चेंज आती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब देखें यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये छोटे छोटे अमीबा, पैरामेशियम, ये आप इनकी मिसालें देख लेंगे, नेट पे देखें तो मिल जाएंगी आपको, वो एक सेल के होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आ जाते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ मेजर मैस एक्सटेंशन इन लास्ट 450 ईयर्स रेंजेस फ्राम 5 to 20। अब हमें वो तो थी 1, लेकिन अब कितना हो रहा है, 5 से 20 जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर 1000 स्पीशीज़ हैं तो 5 से 20 ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 था, उसमें से एक स्पीशीज़ ख़त्म हुई है, ये 0.1 ख़त्म हुई है। अब यहाँ पे 1000 है, 450 में से 450 में से, 1000 में से भी नहीं, 450 में से 5 से 20 ख़त्म हो गई हैं। कहाँ, 1000 स्पीशीज़ में से एक या 0.1 मर रही थी, ठीक है। और यहाँ कितनी मर रही हैं, 450 में से 5 से 20, तो कितना ज़्यादा मैस एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। अब मैस एक्सटेंशन क्या है, व्हेन स्पीशीज टर्मिनेट मच फास्टर बट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज लोअर। अब मसला ये हो रहा है मैस एक्सटेंशन में कि जैसे मर रहे थे तो नई तो लोग आ रहे थे, नई उसकी जगह रिप्लेस कर रहे थे, उसकी जगह ले रहे थे। लेकिन मैस एक्सटेंशन में ये हो रहा है कि एक स्पीशीज़ मरती जा रही है और उसकी जगह बहुत तेज़ी से दूसरी स्पीशीज़ नहीं ले रही। दिस इज़ यूजली डिफाइंड अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ बीइंग लॉस्ट। और इसी तरह 75% जो है स्पीशीज़ लॉस्ट होती जा रही हैं बहुत थोड़े से पीरियड में। अब वैसे तो आपको ये लगेगा जियोलॉजिकल टाइम कि लेस देन 2.8 मिलियन ईयर, हमारे लिहाज से तो ये बहुत बड़े साल है ना, 2.8 मिलियन ईयर्स। लेकिन जियोलॉजिकल के हिसाब से 75% जो है वर्ल्ड स्पीशीज़ जल्दी जल्दी उसके लिहाज से ये तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। असूलन इतनी तेज़ी से ख़त्म नहीं होना चाहिए। वजह क्या है, वही शुरू में आपको बताया था, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना, बहुत गंदगी फैलना। अब आप समंदर में भी जाएं तो आपको कई मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं, उनके गले में प्लास्टिक की बोतलें जो हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें फेंकते हैं, उनके गले में फंसी होती हैं, वो कुछ खाना समझ के खा लेती हैं और वहीं उनका दम घुट जाता है। तो इस तरह से होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अब ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं ना, वो हम बता रहे हैं। 5 फेसेस है मैस एक्सटेंशन के। सबसे पहला 400 मिलियन ईयर अगो था और इसका नाम है ऑर्डोवेशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन। और ये मैरिन ऑर्गेनिज्म इसमें ख़त्म हुए थे। ये आपने रट्टा लगाना है नाम इसका, ठीक है, या स्पेलिंग याद कर लें बस। 400 मिलियन ईयर अगो था। उसके बाद इसका नाम था डेवोनियन एक्सटेंशन, ये 365 मिलियन ईयर्स अगो था। और इसमें ज़्यादातर ना ट्रॉपिकल मैरीन स्पीशीज़ जो थी वो ख़त्म हुई थी। आपने याद रखना है किस पीरियड में कौन ख़त्म हुआ है। फिर है जी परमियन ट्राइएजिक एक्सटेंशन, ये 250 मिलियन ईयर अगो थी। और दिस वाज द लार्जेस्ट मैस एक्सटेंशन। इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन में आज तक जो एक्सटेंशन हुई है सबसे ज़्यादा ये हुई थी। और इसी में बहुत से वर्टिब्रेट, जिनके वर्टिब्रेट होते हैं जिनकी ना रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग भी वर्टिब्रेट में आते हैं ना, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत सारे जो जानवर हैं ना, वो जानदार वो मर गए थे इस एरिया में। फिर है ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटेंशन, ये 210 मिलियन ईयर्स अगो थी। और इसमें बहुत से वर्टिब्रेट्स भी ख़त्म हुए थे। एंड लैंड गॉट एक्सटेंड एंड डायनासोर स्पीशीज फ्लोरिश्ड। तब ये वर्टिब्रेट ख़त्म होते गए और डायनासोर आता गया, ये तब की बात है, इसलिए वो एक्सटेंशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 65 मिलियन ईयर्स अगो, इसका नाम है क्रेटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन, ये 650 मिलियन ईयर अगो था। और इन दिस एक्सटेंशन 50% ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर टर्मिनेटेड फ्रॉम अर्थ। तो इसमें तकरीबन 50% प्लांट और जो है जो जानवर और पौधे सारे ख़त्म हो गए थे इस एक्सटेंशन में। तो ये आधा पार्ट है, बाकी सेकेंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने लगी हूँ। तो ये आपका जो मेन टॉपिक था मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हम क्या पढ़ रहे थे। ये हम यही पढ़े थे कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फॉसिल्स को यूज़ करने की वजह से बड़ी बड़ी पैमाने पर मैस एक्सटेंशन हो जाना, बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाना, नापैद हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।